हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्किल बस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के बारे में। क्या होता है फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, क्या टाइप्स होते हैं इसके, और किस तरीके से ये मार्केट में बेनिफिशियल होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। सो माय नेम इज सब्यसाची एंड विद नो फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाले टाइम में जो भी वीडियोस हम लोग अपलोड करें उसके बारे में आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। वी ऑल्सो हैव एन इंस्टाग्राम हैंडल बाय द नेम ऑफ स्किलबस ऑफिशियल, जहाँ पे हम लोग डेली बेसिस में वैल्यूएबल फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। सो प्लीज फॉलो इट एज वेल। गेटिंग बैक टू द टॉपिक, जो लास्ट वीडियो था जहाँ पे मैंने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में, वहां पे मैंने बताया था कि जो स्टॉक मार्केट का जो सेकेंडरी मार्केट होती है उसका दो हिस्सा होता है, एक होता है स्पॉट मार्केट और एक होता है डेरिवेटिव मार्केट। स्पॉट मार्केट मतलब जो जनरल बेसिस में जो डेली का आपका कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक में जब प्राइस का फ्लक्चुएशन होता है, तो जो आज का प्राइस है उस प्राइस में जो बाइंग और सेलिंग होता है वो स्पॉट मार्केट में होता है। और डेरिवेटिव मार्केट किस लिए बनाया गया है? अब देखो यार, जब डेली बेसिस में स्टॉक मार्केट में कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन हो रहा है प्राइस में, वो चाहे कमोडिटीज का हो या शेयर्स का हो, तो ये बहुत ही रिस्की हो जाता है किसी के लिए भी उस स्टॉक को होल्ड करके रखना, क्योंकि उसको पता नहीं है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। तो कोई भी जो डीलिंग और कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है फ्यूचर के प्राइस बेसिस में, वो डेरिवेटिव मार्केट में होता है। अगेन लेट मी रिपीट दिस थिंग। स्पॉट मार्केट एक वैसा मार्केट है जहां पे आज का मार्केट का प्राइस में जो बाइंग और सेलिंग होता है उसके हिसाब से होता है। और डेरिवेटिव मार्केट है कोई भी फ्यूचर के प्राइस के डिसीजन पे किसी भी तरीके का जब कॉन्ट्रैक्ट होता है बाइंग और सेलिंग का, तब वो होता है डेरिवेटिव मार्केट का। ठीक है, तो अच्छे से हम लोग डेफिनेशन जानते हैं कि डेरिवेटिव्स होता क्या है। डेरिवेटिव इज बेसिकली अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट whose value is derived from the value of another asset which is known as the underlying asset। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई गोल्ड का स्टॉक होल्ड करके रखे हो, ठीक है, तो गोल्ड का एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका प्राइस उस गोल्ड के स्टॉक से ही किसी तरीके से डिराइव होगा, तो इसीलिए इसका नाम डेरिवेटिव्स होता है। तो इट्स डेरिवेटिव इज नॉट अ प्रोडक्ट, इट्स नॉट बेसिकली अ शेयर। वो शेयर के प्राइस के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बनता है जो फ्यूचर के डिटर्मिनेशन के हिसाब से डील होता है। ठीक है, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट दैट डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग। वो कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो कोई शेयर नहीं है, बट एक शेयर के प्राइस के हिसाब से उसका वैल्यू चेंज होते रहता है। तो ये किस तरीके से यूज होता है ये हम लोग जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट के कितने तरह के टाइप्स होते हैं। सबसे पहले है फ्यूचर्स, दूसरा है फॉरवर्ड्स, तीसरा है ऑप्शंस और चौथा है स्वैप्स। ठीक है, तो इन चारों का क्या मतलब होता है और किस तरीके से ये मार्केट में यूज होता है वो हम लोग जानते हैं। सबसे पहले लेट अस नो अबाउट द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली एन एग्रीमेंट दैट इज मेड टू बाय और सेल द कमोडिटीज फॉर अ स्पेसिफिक प्राइस ऑन अ फ्यूचर डेट। कोई भी फ्यूचर डेट का प्राइस का स्पेसिफिक एक डील करके जब कोई एग्रीमेंट होता है तो उसको हम लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं व्हीट का एक सर्टेन प्राइस है, लेट्स से 100 रुपीज पर केजी, मैं बस बता रहा हूँ एक सर्टेन प्राइस। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे डर लग रहा है कि व्हीट का जो प्राइस है आने वाले टाइम में बढ़ने वाला है। तो मैंने क्या किया, मैं एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लिया जहां पे मैंने बोला कि एक साल बाद मैं व्हीट का जो एक सर्टेन क्वांटिटी है, जैसे कि 1 kg और 2 kg हो, मैं 2 kg ऑफ व्हीट एक सर्टेन टाइम में इन द फ्यूचर, लेट्स से एक साल बाद, मैं खरीदूंगा इस 100 रुपीज के प्राइस में। तो अब फ्यूचर में कुछ भी प्राइस हो जाए, मैं व्हीट को उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस में 100 रुपीज में ही खरीदूंगा पर केजी। ठीक है, तो फ्यूचर में प्राइस बढ़े तो वो मेरे लिए एक प्रॉफिट हो जाएगा, और फ्यूचर में प्राइस अगर घटे मार्केट में तो वो मेरे लिए एक डाउन साइड हो जाएगा। तो इस बेसिस में जब बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं जो व्हीट, कॉर्न, ऑयल और बहुत बहुत सारे ऐसे बिजनेस करते हैं, तो उनके लिए ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, बिकॉज इसके थ्रू वो अपने बिजनेस के रिस्क को हेज कर देते हैं। कैसे? जैसे कि मैं एक ऑयल का ट्रेडर हूं, मैंने आज ही डील कर लिया, एक फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कि मैं फ्यूचर में ऑयल इतना प्राइस में खरीदने वाला हूं। अब फ्यूचर में कुछ भी प्राइस हो, मेरा कॉन्ट्रैक्ट मुझे हेल्प करेगा उस सर्टेन प्राइस में बाई करने में जो मैंने आज फिक्स कर लिया है। तो मुझे पहले से पता है कि मैं कितना पे करने वाला हूं। अब हो सकता है मार्केट फ्लक्चुएशन में शायद मार्केट का प्राइस और कम हो जाए फ्यूचर में, तो मैं बाद में भी इस कॉन्ट्रैक्ट का यूज कर सकता हूं एक सर्टेन टाइम पीरियड तक जो कॉन्ट्रैक्ट में यूज किया गया है। ठीक है, मुझे पहले से पता है कि मैं कितना पे कर रहा हूं। इस तरीके से मैं अपने बिजनेस का रिस्क को हेज कर रहा हूं, अगर मैं एक ऑयल ट्रेडर हूं। इसी तरीके से बहुत सारे शेयर्स होते हैं, उसके भी हम लोग कर सकते हैं। लेट अस टेक एन अदर एग्जांपल। जो लेफ्ट वाला आदमी है, लेट्स से उसने एक स्टॉक खरीदा आज। ठीक है, तो वो स्टॉक खरीदा है वॉलमार्ट का। ठीक है, मान लो कि
$10 का पर शेयर है, उसके पास ऐसे 100 शेयर पड़े हुए हैं, तो उसके पास टोटल कितने हुए? $1000, ठीक है। अब इसने इस बंदे के साथ डील किया कि भैया मैं आज के आज इस शेयर को बेचने वाला हूं $10 में ही, ठीक है। तो इसको पता है कि फ्यूचर में वो प्राइस बढ़ने वाला है, तो इसने क्या किया, आज ही के आज वो एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कि वो 1 साल बाद $10 में ही ये स्टॉक खरीदेगा इससे। अब फ्यूचर में प्राइस बढ़ने के बावजूद भी मार्केट में सोचो, फ्यूचर में 1 साल बाद मार्केट में $12 पर शेयर हो गया, लेकिन ये क्योंकि एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इस बंदे के साथ बना लिया है, तो ये 1 साल बाद भी $10 में इसी स्टॉक को खरीद पाएगा। भले ही इसका वो लॉस हो जाएगा, लेकिन ये उसका अपना डिसीजन था बेचने का, तो उस हिसाब से इसका एक प्रॉफिट हो गया, इसका एक लॉस हो गया। बट इसी तरीके से बहुत सारे ट्रेडर्स अपना एक रिस्क को हेज करके इस कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से फॉरवर्ड भी और दूसरा तरह का ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इट्स बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट दैट वर्क्स इन द सेम वे एज इट डज फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर्स की तरह ही फॉरवर्ड्स होता है, बस एक ही चेंज होता है, उसका डिफरेंस बस एक ही होता है। मेन डिफरेंस वो है कि ये जो ट्रेड होता है ये ओवर द काउंटर होता है। जैसे कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का एक टोटल मार्केट होता है, ठीक है। अब मार्केट में कौन बंदा किसको बेच रहा है ये किसी को नहीं पता है, ठीक है। ये एक इंटरमीडिएटरी क्लियरिंग हाउस होता है जहां पे वो सारे काम हो जाता है, ठीक है। मुझे नहीं पता है, मैं बस एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहा हूँ, लेकिन किससे खरीद रहा हूँ मुझे नहीं पता। जैसे कि स्टॉक मार्केट में अगर आप स्टॉक खरीद रहे हैं, आपको नहीं पता किससे खरीद रहे हैं आप, वो वहां का ब्रोकर संभालता है। बेसिकली उसी तरीके से फ्यूचर्स भी होता है, लेकिन फॉरवर्ड जो है वो एक इनफॉर्मल डील होता है, ठीक है। जो कोई एक्सचेंज पे नहीं होता है, वो ओवर द काउंटर होता है। इट्स अ कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस, इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर मैं और आप एक दूसरे के बीच में करना चाहते हैं तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन मैं अपने हिसाब से अगर फ्यूचर मार्केट में जाऊं तो उस हिसाब से मुझे मिलेगा वो। मैं आप हमारे मतलब एक दूसरे को हम जान रहे हैं कि हम आपसे कर रहे हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन फ्यूचर्स में वैसा नहीं होता है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी कमिट्स टू बाई and the other party commits to sell a specific quantity of an agreed upon asset for a predetermined price। बिल्कुल सेम है फ्यूचर्स के तरह, बस एक ही डिफरेंस है, जान के रखना कि ये इनफॉर्मली होता है और इसमें कोई क्लियरिंग हाउस नहीं होता है, ये दो इंसान के बीच में ही होता है। फ्यूचर्स मार्केट में हमको पता नहीं होता हम किससे खरीद रहे हैं, लेकिन वो एक इंटरमीडिएटरी क्लियरिंग हाउस होता है जहां पे सारे सेटलमेंट बाद में होते हैं, ठीक है। दिस इज द ओनली डिफरेंस, बाकी सब कुछ सेम है। तो नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट होता है ऑप्शंस। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन इज बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स द होल्डर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल अ डिफाइंड एसेट कॉल्ड एन अंडरलाइंग एसेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। डरिए मत, डेफिनेशन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है बट मैं आपको समझा देता हूँ। फ्यूचर्स में क्या होता है, एग्जैक्टली सेम ही डेफिनेशन है, बट यहाँ पे बस एक ही वर्ड एक्स्ट्रा जुड़ता है और वो है ऑब्लिगेशन। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट अगर आप लेते हैं तो आपके लिए वो एक ऑब्लिगेशन बन जाता है, आप चाहो या नहीं चाहो आपको उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही खरीदना या बेचना पड़ेगा। लेकिन ऑप्शन एक ऐसी तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आपके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ऑप्शन होल्ड करके रखें कि इस चीज को मैं इतना प्राइस में फ्यूचर में देने वाला हूं, तो जरूरी नहीं है कि उसी प्राइस में आपको फ्यूचर में देना पड़ेगा। वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो आपके सामने एक ऑप्शन रखता है कि आप चाहो तो बेच सकते हो, आप नहीं चाहो तो नहीं भी बेच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सोचा है कि एक सर्टेन स्टॉक को आप 100 रुपए में बेचोगे फ्यूचर में, लेकिन आपको पता चला फ्यूचर में कि उसका जो प्राइस है मार्केट में वो 102 है, तो 102 में बेचना ही आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तो आप आराम से 102 में भी बेच सकते हो, आप 100 में नहीं भी बेच सकते हो, आप उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को नहीं भी यूज कर सकते हो। सो यू हैव एन ऑप्शन। आप ऑप्शन आपके पास है कि आप उसको बेचोगे कि नहीं बेचोगे। तो वही यहाँ पे बोला है that it gives the holder the right but not the obligation to buy or sell a defined asset, but in case of futures or forward you have an obligation to buy or sell। तो दो तरह का ऑप्शन होता है, एक होता है कॉल ऑप्शन और एक होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में क्या होता है, ये होल्डर को राइट देता है कोई सर्टेन चीज को खरीदने में प्री डिटरमाइंड प्राइस से, जो पहले ही आपने प्राइस तय कर लिया है उसी प्राइस से आप खरीद सकते हो। दैट ऑप्शन इज गिवन बाय कॉल ऑप्शन। और पुट ऑप्शन में सेलिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब आप कोई ऑप्शन लेते हो तो इसमें आपको एक प्रीमियम पहले से पे करना पड़ता है, ठीक है। वो फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स में नहीं होता है, वो ऑप्शन में होता है। वो पहले से आपको एक प्रीमियम पे करना पड़ता है। अगर आप उस ऑप्शन को बाद में नहीं यूज करते हो तो भी वो प्रीमियम का प्राइस आपका जाएगा। तो प्रीमियम प्राइस इज द मिनिमम प्राइस यू आर स्पेंडिंग। अगर ऑप्शन आपके फेवर में है तो आप उससे ज्यादा और प्रॉफिट बना सकते हो, अगर ऑप्शन आपके फेवर में नहीं है तो लॉस आपका लिमिटेड होता है और वो है आपका प्रीमियम ही। तो आप समझ में आ रहा है ऑप्शन किस तरीके से आपका जो लॉस है उस लॉस को हेज कर दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्वैप्स, लास्ट चीज है डेरिवेटिव्स में।
स्वैप क्या होता है? स्वैप एक बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज के बीच में, जो जनरली कोई भी एक सर्टेन इंटरेस्ट रेट के हिसाब से होता है या फिर करेंसी के हिसाब से। स्वैप मतलब सिंपल भाषा में आपका जो चीज है वो मैं लूंगा और मेरा जो चीज है वो आप लेंगे। ये कब यूज होता है और क्यों यूज होता है? ये बेसिकली ह्यूमन साइकोलॉजी है। आपके पास कोई चीज होता है तो आप उसी चीज को लेके सोचते हो जो आपके पास नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई बॉन्ड खरीदा है जो आपको इंटरेस्ट पे करेगा फिक्स्ड अमाउंट में, और आप ही की तरह दूसरा एक बंदे ने बॉन्ड खरीदा है जो फिक्स अमाउंट पे नहीं करेगा, फ्लोटिंग इंटरेस्ट के हिसाब से, जैसे मार्केट में इंटरेस्ट रेट फ्लोट करेगा उस हिसाब से उसको वो बॉन्ड पे करेगा। अब वो बंदा डरा हुआ है, उसको लगता है कि फ्लोटिंग इंटरेस्ट में मैं लूंगा तो अगर किसी तरीके से मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो उसको कम पैसा मिलेगा, तो वो चाहता है फिक्स्ड खरीदना। और आपको इधर लगता है कि नहीं यार, मेरे पास अगर कोई सर्टेन बॉन्ड है तो मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेट आने वाले टाइम में मार्केट में बढ़ने वाला है, तो मैं क्या करता हूं, मैं इस पर्टिकुलर बॉन्ड को यूज करके मैं एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट गेन करता हूं, गेन कर सकता हूं, लेकिन मेरा फिक्स्ड है। तो जब ऐसा होता है कि दो पार्टीज के बीच में एक इंसान फिक्स्ड है और एक इंसान फ्लोटिंग है और वो आपस में स्वैप करना चाहते हैं, तो इस कॉन्ट्रैक्ट का यूज होता है। इसके थ्रू क्या होता है, जो इंसान बेचना चाहता है, जो इंसान के बॉन्ड फ्लोटिंग है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा बॉन्ड अगर फिक्स्ड है और मेरा आगे वाला इंसान का अगर बॉन्ड फ्लोटिंग रेट पे है और मुझे फ्लोटिंग रेट चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा जो फिक्स रेट है उससे ज्यादा फ्लोटिंग में मुझे मिलने वाला है, तो मैं उस बंदे के साथ स्वैप कर लूंगा और वो मेरे साथ वो फिक्स्ड वाला रेट स्वैप कर लेगा। तो आने वाले टाइम पे जो भी फिक्स्ड इंटरेस्ट होगा मैं उसको पे करने वाला हूँ, और जो फ्लोटिंग वाला रेट होगा वो मुझे पे करने वाला है। तो इसमें अगर फ्लोटिंग रेट ज्यादा हुआ तो वो मेरे लिए एक प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैं उसको फिक्स्ड ही पे कर रहा हूँ, लेकिन उसको ज्यादा फ्लोटिंग पे करना पड़ रहा है मुझे स्वैप कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। और अगर उसका फ्लोटिंग रेट ज्यादा हुआ और अगर किसी तरीके से फ्लोटिंग रेट कम हो गया, सॉरी, तो मेरे लिए वो लॉस हो जाएगा, क्योंकि उसका फिक्स्ड इंटरेस्ट पे आएगा, मेरा फ्लोटिंग क्योंकि मेरा कम हो रहा है तो उसके हिसाब से कम आएगा। तो इट्स बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज टू डिलीवर वन सम ऑफ मनी अगेंस्ट अनदर सम ऑफ मनी एट पीरियोडिक इंटरवल्स। ठीक है। अब ये किसी भी तरीके से होता है, देखिए मैंने यहाँ पे दिया है, ऑब्वियसली द सम एक्सचेंज शुड बी डिफरेंट। एक होता है फिक्स्ड पेमेंट और दूसरा होता है वेरिएबल पेमेंट। ठीक है। तो यही था। अब हम लोग समझते हैं कि डेरिवेटिव्स का यूज क्या होता है मार्केट में। सबसे पहले एक होता है कि आप स्पेक्यूलेट कर सकते हो, आपको पता है ये प्राइस आने वाले टाइम में घटने वाला है, तो आप उस हिसाब से डेरिवेटिव्स पहले से ही खरीद लिए। ठीक है। तो बाद में आप क्या कर सकते हो, उसको बेच भी सकते हो ज्यादा प्राइस में। ठीक है। आप अगर आपको पता है कोई शेयर 100 रुपए में, अगर 100 रुपए में आने वाले टाइम पे बिकने वाला है, ठीक है, और आप क्या करें कि अभी के टाइम पे आपने वो खरीद लिया और आपने एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि आप आने वाले टाइम पे उसको 102 रुपए में बेचोगे, तो मार्केट में भले ही कम प्राइस है, आप बेच सकते हो 102 में। और सेम थिंग हो सकता है खरीदने के टाइम में भी, तो आप स्पेक्यूलेट कर सकते हो। दूसरा है बेनिफिट ऑफ आर्बिट्रेज। जैसा मैंने कहा कि दो तरह का मार्केट होता है, एक होता है स्पॉट मार्केट और दूसरा होता है डेरिवेटिव मार्केट। तो इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस अगर हो तो आप एक मार्केट से चीज खरीद के दूसरे मार्केट में बेच सकते हो। इस तरीके से समझिए कि एक जगह पे सब्जी का कॉस्ट अगर 100 रुपए का है और उसी सब्जी का 1 केजी का कॉस्ट अगर दूसरे मार्केट पे 102 का है, तो आप एक जगह से खरीद के दूसरे जगह बेच के प्रॉफिट बना सकते हो ना। उसी चीज को आर्बिट्रेज बोलते हैं फाइनेंशियल टर्म्स में, तो उसका भी बेनिफिट आपको इसके थ्रू मिल सकता है। तीसरा है प्रोटेक्ट योर सिक्योरिटीज। जैसे मैंने कहा कि अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस में रिस्क ज्यादा है, आपने एक ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, तो आप उससे क्या किए, आपने अपने रिस्क को एक तरीके से लिमिट कर दिया। तो बिजनेस में जो मार्केट का रिस्क होता है उससे आपने अपने बिजनेस को बचा लिया। और चौथा है ट्रांसफर ऑफ रिस्क। जैसे मैंने लास्ट वाला एग्जांपल दिया था स्वैप्स में, आपने क्या किया, आपका फ्लोटिंग इंटरेस्ट का डर था, वो आपने किसी और पे ट्रांसफर कर दिया और आपने फिक्स्ड इंटरेस्ट ले लिया। अब ये बात भी समझना जरूरी है, अगर वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट कम हो गया तो भी रिस्क आपके ऊपर है। ठीक है। दूसरा ये भी है कि ऑप्शंस के थ्रू आपने क्या किया, आप अपने रिस्क को किस तरीके से लिमिट कर दिया एक तरीके से, राइट। तो आपने एक इंसान जिसका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, उसको आप अपना रिस्क ट्रांसफर कर सकते हो, और उसको रिस्क एपेटाइट चाहिए तो वो रिस्क की चीज और खरीद भी सकता है आपसे, तो इट गिव्स यू एन ऑप्शन टू डू ऑल दिस थिंग्स। तो इसी तरीके से डेरिवेटिव्स मार्केट में यूजफुल होता है। So this was all about the video. I guess this video was quite informative. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, please give it a like and share it among your friends जिसको ये concept derivatives का काफी ज्यादा confusing लगता है। Thank you everyone. Stay healthy and stay safe.